friends, a very good evening to you again. So here I am with lecture number 6 of the series. तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट्स shear force and bending moment. तो अभी तक की क्लासेस में जो है अभी तक आप जानते हैं we are done with almost 6 big concepts which is simple stresses and strains, mechanical properties of materials, then we did elastic constants and complex stresses and strains. और कल की क्लास में जो है हमने strain energy पढ़ा था. सो गाइज आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू वहीद सर्स अकेडमी एंड आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट पढ़ते हैं. तो क्योंकि आजकल वहीद सर्स अकेडमी पे उर्दू का बड़ा शोर है, बहुत ज़ोरों शोरों से उर्दू की क्लासेस सुनी जा रही हैं. तो कहते हैं ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा. तो क्या कहा है, और इसी खूबसूरत कोट के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को समझने से पहले सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है वो है कि एक बीम होती क्या है. व्हाट इज़ अ बीम? तो बीम दोस्तों ऐसा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं या लोड जो है वो इसकी एक्सियल एक्सिस के ट्रांसवर्स होते हैं या तो 90 डिग्रीज पर होते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर में इसकी एक्सियल लाइन कुछ ऐसे है और आने वाले लोड्स जो है एट 90 डिग्रीज लग रहे हैं. सो सच अ मेंबर इज कॉल्ड एज अ बीम. वेयर एज अगर हम एक कॉलम की बात करें या एक स्ट्रट की बात करें आगे वाली क्लासेस में भी जिनका जिक्र आने वाला है, तो कॉलम की बात करें तो कॉलम की एक्सिस कुछ इस तरह है और इस पर लगने वाले फोर्सेस एक्चुअल कंप्रेसिव फोर्सेस ऐसे लगते हैं. ठीक है, दैट इज अलोंग द एक्सिस. ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर कॉलम एंड दिस इज द मैकेनिज्म फॉर बीम. तो बीम पर जब लोड्स लगते हैं तो उन लोड्स की वजह से बीम में आएंगे these changes. Okay, this we call as the deflection, right? तो अब ये बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगी, व्हाट विल दिस डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन. ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम. तो इनमें से पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द अमाउंट एंड टाइप ऑफ लोड्स. तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी. बट देन इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लोड्स. अब टाइप ऑफ लोड्स क्या होते हैं, इसका जिक्र जो है आने वाली स्लाइड्स में होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हैं क्या. देन इट विल डिपेंड अपॉन दी लेंथ ऑफ द बीम. सो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन. तो इसका भी जो है डिस्कशन वील बी डिस्कसिंग इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स. सो फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो है डिफ्लेक्शन इट विल डिपेंड ऑन कि बीम की जो लेंथ है वो कितनी है. द थर्ड थिंग इज दैट इट विल डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ द बीम. इस बीम की इलास्टिसिटी कितनी है. ठीक है, और लास्ट चीज जो है इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बीम कि ये बीम किस टाइप की है. अब ये टाइप ऑफ बीम क्या है, चलिए इसे समझ लेते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की बीम है, पर यहाँ पर जो है हम 6 डिस्कस करेंगे. हाँ 6, बिकॉज दिस वन इज रॉन्ग. Let me write this first. So the first type of beam is the cantilever beam. ठीक है, the second type is the simply supported beam. The third type is the overhanging beam. The fourth being fixed beam or rigidly built or built-in beam. और फिर continuous beam and then prop beam. Fixed beam का आप दूसरा नाम याद रख सकते हैं. It is also called as encaster beam. Okay, और like I said built-in beam. ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये cantilever beam है क्या. For now understand that there are 2 types of beams actually. ठीक है, इसमें एक static determinacy का भी एक फैक्टर आ जाता है, बट इसे हम अलग से स्ट्रक्चर एनालिसिस में इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, for now understand that there are some statically determinate beams and there are some statically indeterminate beams. ठीक है, statically determinate में हमारी cantilever simply supported बीम, ओवरहैंग बीम, और यहाँ पर जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में हमारी फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूस प्रॉप्ड बीम आती है. तो आप कैंटिलीवर बीम से क्या समझते हैं. सिंपली अगर आपकी बीम एक साइड पर फिक्स्ड और दूसरे साइड पर फ्री है, it's called as a cantilever beam. Then we talk about the simply supported beam. Simply a beam which is supported at its both ends is known as simply supported beam. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये बीम है दोनों ही एंड्स पर सपोर्टेड है, तो सच अ टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. अब जो यहाँ ध्यान देने की बात है, इट इज़ द टाइप ऑफ सपोर्ट्स. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में दिस इज वन टाइप ऑफ सपोर्ट एंड हियर इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्ट. अभी के लिए याद रखिए ये पिन टाइप सपोर्ट होता है एंड दिस इज हिंज सपोर्ट. ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है हम इन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम. उसके बाद आती है ओवरहैंग बीम. तो जैसे कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, अगर आपकी बीम सपोर्ट से आगे चली जाए, एक्सटेंड कर जाए, सच अ बीम इज कॉल्ड एज एन ओवरहैंग बीम. तो अगर ये बस हमारे सपोर्ट्स तक ही सीमित रह जाती तो हम इसे सिंपली सपोर्टेड कहते, लेकिन क्योंकि आगे चली गई, इट इज कॉल्ड एज एन ओवरहैंग बीम. तो इसका जो एनालिसिस है, वी डू दिस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड अ सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, एज यू कैन सी जो पार्ट सपोर्ट्स के अंदर आएगा दैट विल बी एनालाइज्ड एज सिंपली सपोर्टेड, और जो पार्ट सपोर्ट से आगे निकल जाएगा उसे कैंटिलीवर बीम की तरह एनालाइज किया जाएगा. सो विद दैट वी कम टू फिक्स्ड बीम. ठीक है, फिक्स्ड बीम सिंपली क्या है फ्रेंड्स? फिक्स्ड बीम है अगर दोनों ही साइड से बीम को जो है बंद कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया. सच अ बीम इज कॉल्ड एज अ फिक्स बीम. ओके, देन वी कम टू कॉन्टिन्यूस बीम. तो अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट्स है, जैसे कि फिर से आप डायग्राम में देख सकते हैं, हियर इज वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट. सो इफ देर आर मोर देन 2 सपोर्ट्स, सच अ बीम इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिन्यूस बीम. उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉप्ड बीम. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ प्रॉप्ड बीम? वी हैव प्रॉप्ड बीम्स एंड वी हैव प्रॉप्ड कैंटिलीवर्स. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैंटिलीवर है, ठीक है, अगर अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, अगर डिज़ाइन जो है अच्छा है, तो हम जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखते नहीं इन बीम्स में या कैंटिलीवर्स में. बट इफ़ द डिज़ाइन इज़ पुअर और अच्छे से जो है हमने सब चीज़ों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी में भी ठीक नहीं लगाया और डिज़ाइन में कुछ भी फ्लॉज हैं, तो आप जो है अच्छे खासे डिफ्लेक्शंस इस कैंटिलीवर बीम में देख सकते हैं. ये पहले तो सेफ्टी वाइज ठीक नहीं है. ठीक है, अगर हम इसको सेफ्टी के हिसाब से देखें, देन वी ऑल्सो सी दिस एज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेबिलिटी, कि इसको मतलब इसका एस्थेटिक सेंस भी अगर देखें, डिफ्लेक्शन आपको वैसे ही अच्छी नहीं लगेगी. ठीक है, वो सेफ्टी का फैक्टर भी अगर जो है प्राइमरी रीज़न है, बट एस्थेटिक सेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ऐसे एक चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम देते हैं इसे एक वर्टिकल सपोर्ट. इस डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए वी सपोर्ट इट वर्टिकली विद अ वर्टिकल ब्लॉक. और ऐसी बीम को जो है या ऐसे कैंटिलीवर को जो है हम कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर और प्रॉप्ड बीम, डिपेंडिंग ऑन हमने ये कैंटिलीवर में दिया है या बीम में दिया है. सो सिंपली हम इसे जो है एक वर्टिकल सपोर्ट दे देते हैं इस डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए. ओके, सो दैट वाज अबाउट प्रॉप्ड बीम. तो चलिए अब समझते हैं हमारे पास किन किन किस्मों के सपोर्ट्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. तो इसमें हम 3 सपोर्ट्स की बात करेंगे. द फर्स्ट वन बीइंग मूवेबल हिंज सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, उसका एक एंड जो है वो पिंड होता है और एक एंड जो होता है दैट इज़ रोलर सपोर्ट. ओके, तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारा एक एंड है दैट इज़ रोलर सपोर्ट और एक जो है दैट इज पिंड सपोर्ट. तो पहले समझते हैं कि ये रोलर सपोर्ट क्या है और इसमें किस किस किस्म की जो है रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है. तो पहले तो आप इसे इमेजिन कैसे करेंगे, इसको इमेजिन करने के लिए आप अपने जहन में लाइए एक स्केटबोर्ड. ठीक है, जो आप नॉर्मली सब देख चुके होंगे. तो स्केटिंग में हमारे पास एक स्केटबोर्ड रहता है, राइट, या स्केटिंग शूज़ जो भी. तो उस पे जो है फॉर एग्जाम्पल हम अप्लाई करें एक लोड इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, और हम इसे मूव करवाए हॉरिजॉन्टली. तो क्या ये कोई रेजिस्टेंस दिखाएगा टू दिस मूवमेंट? नो, इट विल नॉट शो एनी डिस्प्लेसमेंट, इट विल नॉट शो एनी रेजिस्टेंस टू दी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. आराम से मूव करेगा. तो अब अगर हम इस पर एक मूवमेंट जनरेट करें और इसे रोटेट करने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई रेजिस्टेंस दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा. इसके टायर्स लगे हुए हैं, तो रोटेशन पे भी इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा. नाउ व्हाट इफ हम इसे दे देते हैं एक वर्टिकल फोर्स? क्या इस केस में ये कोई रिएक्शन देगा? डेफिनेटली देगा. इस केस में ये रिएक्शन देगा. तो इस पर्टिकुलर केस में, रोलर सपोर्ट की केस में, सबसे पहली बात, इट इज़ फ्री टू रोटेट. नाउ सिंस इट्स फ्री टू रोटेट, सो देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट. क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है, इसमें बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं होगी. अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझने के लिए है, राइट. ये रोलर सपोर्ट दिखता कैसे है इसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ. बट स्केटबोर्ड से जो है इस सपोर्ट का मैकेनिज्म समझना थोड़ा आसान हो जाता है. तो हमने बात की रिएक्शन की. सो द ओनली रिएक्शन जो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज़
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोलिंग। तो जैसे मैंने कहा नीचे से या वर्टिकली जो है इसको एक रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन है एंड दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। सो देयर इज ओनली रिएक्शन प्रेजेंट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोलिंग, ठीक है। प्लेन ऑफ रोलिंग इसका कौन सा है, जैसे जिस डायरेक्शन में हम इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में जब हम इसे रोल कर रहे हैं या घुमा रहे हैं, सो देयर इज ओनली वन रिएक्शन। सो दैट वाज अबाउट रोलर सपोर्ट। ये यूजुअली आप ब्रिजेस में देखते हैं, ओके। आपने आमतौर पर ये ब्रिजेस में देखा होगा। तो लेट मी शो यू अ फिगर ऑफ द रोलर सपोर्ट। तो ये रहा हमारा रोलर सपोर्ट। जैसे मैंने कहा नॉर्मली आप इसे, जैसे मैंने आपसे कहा आप इसे नॉर्मली ब्रिजेस में देख सकते हैं, ओके। ब्रिजेस में देख सकते हैं, फाइन। सो दैट वाज अबाउट द रोलर सपोर्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट। तो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट जो है उसे कहा जाता है इमूवेबल हिंज्ड सपोर्ट। Just a second. So it is called as immovable hinged support. तो इस पर्टिकुलर केस में जो है आप सपोर्ट ए को जो है दैट इज़ योर इमूवेबल हिंज सपोर्ट। अब इस वाले पर्टिकुलर केस को हम कैसे समझ सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर केस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ विंडो। तो एक विंडो को इमेजिन कीजिए और विंडो में लगे हिंजेस को इमेजिन कीजिए। तो आप विंडो की जो है मूवमेंट तो हम सभी जानते हैं, तो उसकी मूवमेंट को समझते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वील अंडरस्टैंड कि इसमें किस किस्म के रिएक्शंस लगते हैं। तो पहली बात अगर मैं आपको कहूँ कि विंडो की जो नॉर्मल, जैसे हम इसको खोलते या बंद करते हैं या आप इसे रोटेशन दे दीजिए तो आराम से जो है इसकी में रोटेशन आ सकती है अबाउट दिस एक्सिस, जैसे नॉर्मली विंडो खुलती है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में आपसे कहूँ कि इस विंडो को जो है आप हॉरिजॉन्टली मूव करवाइए, तो ये ऐसी बात होगी कि मैं आपसे कहूँ हिंज में से बाहर निकाल के आप इसे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करवाइए, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो मिलेगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आप इसकी नहीं करवा सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे वर्टिकली डिस्प्लेस करवाइए, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टली वैसे वर्टिकली, तो फिर से जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है इस पर्टिकुलर केस में वर्टिकली भी रिएक्शन मिलेगी। तो इमूवेबल हिंज सपोर्ट की केस में हमें दो रिएक्शंस मिलती हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो लाइक आई सेड इट इज फ्री टू रोटेट। तो ट्रांसलेशन जो है, ओके, ट्रांसलेशन जो है इसमें पॉसिबल नहीं होती। एंड देन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, ओके, क्योंकि इट्स फ्री टू रोटेट, अगेन देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट एंड रिएक्शंस जो है वो दो हैं। अब जरा इसको भी जो है हम देख लेते हैं। नॉर्मली जो ये है आप इसे ब्रिजेस में या ट्रसेस में देख सकते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेसेस के चलते एक्सपेंशन का बहुत खतरा रहता है और आपको वो जॉइंट्स देने पड़ते हैं। तो नॉर्मली यू सी दिस इन just a second, like I said, in trusses, and you also see them in bridges, okay. So that was about immovable hinge support. Now let's move to the third kind of support. So the third type of support is fixed support. फिलहाल के लिए मुझे स्लाइड मिल नहीं रही है। So the third kind of support is the fixed support, okay. तो ये मैं दोनों ही तरफ से फिलहाल के लिए रख देते हैं। तो अब इसमें समझ लेते हैं रिएक्शंस किस किस किस्म की होगी। क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ना तो इसमें पॉसिबल होगा ट्रांसलेशन, ठीक है, ना तो इसे हॉरिजॉन्टली मूव किया जा सकता है, ना वर्टिकली मूव किया जा सकता है, और ना ही इसमें पॉसिबल होगी रोटेशन। तो इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपको मिलेंगी दैट इज 3। तो देयर इज अ रिएक्शन to horizontal movement, there is reaction to vertical movement, and then there is also reaction to moment. So that was about fixed support, ठीक है। तो दोस्तों अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि किसी बीम पर जो डिफ्लेक्शन आएगी दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग। अब ये टाइप्स ऑफ लोडिंग होते क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ऐसा लोड है विच एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ अ बीम, सो सिंपली इट इज कॉल्ड एज पॉइंट लोड, ठीक है। इट एक्ट्स एट अ point in the beam. Then the second type of load is uniformly distributed load. तो कैसे किस्म का लोड है, ये लोड इस तरीके से अप्लाई होता है इस बीम के कि बीम के हर एक सेक्शन पर जो है सेम किस्म का लोड लगेगा। इट इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड टू द सेम एक्सटेंट। तो अगर
इस पर्टिकुलर सेक्शन पर x यूनिट्स लग रहे हैं लोड के, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन जो कि सेम लेंथ ब्रेड्थ और सेम एरिया का होगा बेसिकली, उस पर भी ये x यूनिट्स ही लगेंगे. सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. देन वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ लोड विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग, तो हर एक सेक्शन में जो है लोड डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पर अगर से ये x यूनिट्स है, यहाँ पर y यूनिट्स है, डिफर तो कर रहा है बट जिस अमाउंट से डिफर कर रहा है वो सेम है. ओके, जिस अमाउंट से डिफर कर रहा है दैट इज सेम. अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट इट वेरीज यूनिफॉर्मली. ओके, तो अगर वेरिएशन भी है, इवन दैट वेरिएशन इज यूनिफॉर्म. ओके, सो दैट वॉज अबाउट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. तो किन्हीं दो सेक्शंस के बीच में से मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले लेती हूँ और यहाँ पर एक सेक्शन ले लेती हूँ, तो जो वेरिएशन यहाँ से यहाँ इसके बीच में होगा, से यहाँ पर लोड की वैल्यू 1 एंड यहाँ पर 2 होगी. अगर यहाँ पर डिफरेंस इन दोनों के बीच में 1 होगा तो नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पर मैं सेम लेंथ ले लेती हूँ वहाँ पर भी डिफरेंस 1 ही होगा. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में आपका एक ट्राइंगुलर लोड भी आता है. अगर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में इट वेरीज फ्रॉम सम पॉइंट. एक सपोर्ट पे अगर आप देखिए, एक एंड पे देखिए कुछ वैल्यू है से W किलो न्यूटन पर मीटर, और दूसरे एंड पर आते आते दिस वैल्यू बिकम्स 0. वेराज इन केस ऑफ ट्राइंगुलर लोडिंग यू सी कि मैक्सिमम जो उसका वैल्यू है दैट इज एट द center. Okay, so that is triangular load. So load is 0 at one end and increases uniformly to the other. You can see यहाँ पर 0 है एक end पर और यहाँ पर ये increase कर रहा है to this point and then finally 0 again. So such a type of loading is called as triangular load. Okay, so that was about the various types of loading. And then there's also concentrated movement. Yes, of course. तो अगर आपका लोड नहीं लग रहा as such बट डायरेक्टली किसी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोडिंग. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट. देन वी कम टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. ठीक है, अगर अलॉन्ग द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मोमेंट, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम, तो अलॉन्ग द लेंथ लग रहा है मोमेंट बट अगेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. एंड फाइनली वी कम टू द shear force. तो ये थे types of loading. So now let's understand what is shear force. Now let's understand what is bending moment. Okay, and then discuss the various cases. तो दोस्तों पहले स्लाइड्स में मैंने आपको जहाँ पर बीम दिखाई और उस बीम पर लोड आता हुआ दिखाया, आई हैड सेड कि इस लोड के आने की वजह से इस बीम पर आता है एक डिफ्लेक्शन. राइट, इस पर आता है डिफ्लेक्शन. अब इस डिफ्लेक्शन को स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है इस डिफ्लेक्शन को पढ़ने का दैट इज थ्रू द यूज ऑफ दिस shear force डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो इसलिए जो है ज़रूरत पड़ती है इस shear force और इस बेंडिंग मोमेंट को पढ़ने की. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं shear force की. व्हाट इज shear force? So shear force is nothing but it's unbalanced vertical force to the right or left of the section. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. ओके, से हमने एक यूडीएल ले लिया. तो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेती हूँ, हियर दिस सेक्शन XX, एंड नाउ आई सी कि मेरे लेफ्ट वाले डायरेक्शन में या राइट वाले डायरेक्शन में कितने अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर यहाँ लोड आ रहा है से 50 किलो न्यूटन, ठीक है, से दिस इज 50 किलो न्यूटन, ये यूडीएल के फॉर्म में है. दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सम वैल्यू पर मीटर दिया रहेगा, पर चलिए इसका मैं वैल्यू मान लेती हूँ टोटल 50 किलो न्यूटन. तो मैं देख रही हूँ राइट ऑफ सेक्शन मेरा 50 किलो न्यूटन ऊपर से आ रहा है, नीचे से कोई लोड नहीं लग रहा है. तो अगर मैं इसका shear force डायग्राम बनाती तो उसमें मैं राइट साइड से 50 किलो न्यूटन का वैल्यू लेती. दैट मीन्स to my right there is an unbalanced vertical force of 50 किलो न्यूटन. ओके, एंड से यहाँ से जो है 25 किलो न्यूटन फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ से. सो टू माई लेफ्ट देयर इज एन अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स ऑफ 25 किलो न्यूटन. राइट, सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय shear force. तो अब अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस ले लूँ, जस्ट अ सेकेंड. तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड का केस ले लूँ, वी नो दैट
ये हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर पिन सपोर्ट है और यहाँ पर हमारा रोलर सपोर्ट है, तो दोनों ही केसेस में वर्टिकल रिएक्शंस रहेंगी, तो उनको वैसे सपोर्ट्स की बजाय दिखाने के बजाय हम इनको रिएक्शन से भी दिखा सकते हैं, ओके। सो दैट्स अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब अगर मेरे पास आ रहा है ऐसा ही एक यूडीएल ऑन दिस सिंपली सपोर्टेड बीम एंड देन मैं एक सेक्शन ले लेती हूँ हियर से, बिल्कुल हाफ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया, एंड नाउ आई वांट टू सी कि शेयर फोर्स कितना है टू माय राइट एंड टू माय लेफ्ट, ठीक है, कितना अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स है टू द राइट और लेफ्ट। अभी तक जो हम बात कर रहे थे से वी डिड नॉट हैव सपोर्ट रिएक्शंस इन द फर्स्ट केस, ठीक है, तब हमने जो है सिर्फ ऊपर वाले लोड की वजह से देखा कि अनबैलेंस फोर्स वो बैलेंस भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज हमने सिर्फ ऊपर वाला फोर्स कंसिडर किया, बट हियर इन दिस केस यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस भी आ रही हैं। तो जब मैं अपने राइट साइड की तरफ देख रही हूँ तो कौन कौन से लोड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो पहला जो लोड है मुझे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर है ताकि आपको समझ आए, मुझे ये वाला जो इतना लोड है, इतना यूडीएल से मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इतना यूडीएल जो है ऊपर से आ रहा है और नीचे से लगने वाली रिएक्शन कितनी है, नीचे से लगने वाली रिएक्शन से आर बी है, ओके। तो यहाँ से भी जो है हमें रिएक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स जब शेयर फोर्स हम इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट करेंगे तो अब हमें इस रिएक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब ज़रा समझ लेते हैं हम क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं जब हम शेयर फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, शेयर फोर्स जो है अगर ऐसा है, ठीक है, अगर मैंने एक सेक्शन अगेन दिस एट दिस एक्स एक्स ऐसे ले लिया, अगर शेयर फोर्स ऐसा है कि लेफ्ट हैंड पोर्शन टेंड्स टू स्लाइड अपवर्ड्स, ठीक है, इस किस्म का है कि आपका जो बीम का ये वाला सेक्शन है, आपका लेफ्ट वाला सेक्शन है, उसकी टेंडेंसी है कि वो ऊपर जाए, फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि आपकी बीम की टेंडेंसी है कि वो ऊपर जाए, जैसे कि मैंने इस डायग्राम से दिखाया है, तो उस केस में आप शेयर फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो आप जब अपने लेफ्ट में देख रहे हैं और बीम की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, यू विल टेक दैट शेयर फोर्स एज पॉजिटिव। जो भी फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, यू विल टेक दैट फोर्स ऑन योर लेफ्ट साइड एज पॉजिटिव। वेर एज अगर राइट साइड में फोर्स ऐसा लग रहा है जो बीम को नीचे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, सो द बीम टेंड्स टू स्लाइड डाउनवर्ड्स, इन दैट केस यू विल टेक द शेयर फोर्स एज पॉजिटिव, ओके। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा कि अगर लोड ऐसा है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, अगेन यू आर वॉचिंग वेरी वेरी केयरफुली, ओके, सो यू वॉच टूवर्ड्स योर लेफ्ट, और आप क्या देखते हैं कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी है कि लेफ्ट हैंड सेक्शन पर जो बीम है उसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, सो इन दैट केस यू विल टेक द शेयर फोर्स एज नेगेटिव, ओके। और अगर आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं और लगने वाले फोर्सेस जो है वो आपकी बीम को टेंड कर रहे हैं, टेंडेंसी बीम की है ऊपर जाने की, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल टेक द शेयर फोर्स एज नेगेटिव, ठीक है। दैट इज योर कन्वेंशन फॉर शेयर फोर्स। इसे जब हम आगे अलग अलग केसेस में अप्लाई करेंगे तब ये और भी क्लियर होगा कि किस केस में हम किसको पॉजिटिव और किस केस में किस शेयर फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो शेयर फोर्स समझने के बाद बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग, इट इज सिंपली एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ओके। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट। तो चलिए हम मान लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर लग रहे हैं दो पॉइंट लोड्स P1 एंड P2, और इन पॉइंट्स लोड्स की वजह से जो है रिएक्शन हमारा है रिएक्शन एट A एंड दिस इज आर B। तो ये है इन लोड्स के लगने की वजह से पैदा होने वाली रिएक्शंस। अब अगर मैं एक सेक्शन कंसिडर कर लेती हूँ XX, ठीक है, जिसके अबाउट मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट। So I said bending moment is algebraic sum of the moments of the forces to the right or left of the section. So for now मैं section का right वाला हिस्सा जो है consider करती हूँ। अब चलिए हम मान लेते हैं कि इस बीम की total length जो है वो L है, ओके, और इस सेक्शन से ये x distance है from our support B, this is at x direction from support B,
ओके और आपस में इन दोनों की डिफरेंस जो है, दिस डिस्टेंस जो है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके डन। तो अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे? तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स पे क्या होगा, दैट विल बी हर एक फोर्स की वजह से जो हमारा मोमेंट पैदा हो जाएगा। नाउ व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट के लिए मोमेंट इज योर फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है, लीवर, आई एम सॉरी अबाउट माई राइटिंग, लीवर आर्म। ओके तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल फोर्स कंसिडर किया रिएक्शनरी फोर्स आर बी, ठीक है, अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ रिएक्शनरी फोर्स आर बी, तो उसके लिए क्या लीवर आर्म लगेगा, आर बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ओके so let me rub it here and this will be clear. So the first force will be mx will be rb into this x. okay तो चलिए मैं क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर कर लेती हूँ और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव। तो इस केस में जब मैं मोमेंट एक्स पे निकाल रही हूँ तो मुझे कैसे समझ आएगा कि ये क्लॉकवाइज लग रहा है ये मोमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? तो आप अपने इस फोर्स से अपने सेक्शन की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे कि आप कैसा सर्कल बना रहे हैं या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो से आप आर बी से चल के गए टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, टुवर्ड्स सेक्शन दिस, तो आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके सो इन दैट केस मैंने आपसे कहा क्लॉकवाइज फोर्सेस को हम फॉर नाउ द कन्वेंशन वी विल यूज इज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, तो इट विल बी आर बी इंटू एक्स, सो पॉजिटिव। ओके आर बी इंटू एक्स, फाइन। अब इसके बाद और कौन से फोर्सेस हैं जो हमारे राइट सेक्शन में है? तो इसके बाद जो फोर्स है हमारे पास P1 है, तो P1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन द लीवर आर्म जो कि सेक्शन X से लेकर इस फोर्स P1 तक है। अब सेक्शन X से हमारा क्या डिस्टेंस है फोर्स P1 तक? इट इज दिस टोटल X माइनस दिस B, ठीक है, जितना टोटल X इस एंड से यहाँ तक है माइनस करेंगे हम इसमें से ये B जो कि दिस P1 और इस रिएक्शन इस सपोर्ट के बीच में है। सो इट विल बी माइनस टाइम्स दिस P1 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। सो लाइक आई सेड X माइनस दिस B सॉरी, ठीक है, तो मैंने कंसिडर कर लिया ये वाला पर्टिकुलर फोर्स भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फोर्स दैट इज P2। अगेन आप देखेंगे P2 से आप जा रहे हैं टुवर्ड्स दिस सेक्शन, P2 से जा रहे हैं टुवर्ड्स सेक्शन, तो आपका लग रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। अगेन माइनस टाइम्स P2 मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है P2 और इस सेक्शन के बीच में, तो उसके लिए क्या है X माइनस दिस A प्लस B, ठीक है, x पूरी डिस्टेंस है सेक्शन और एन के बीच में, a प्लस बी माइनस करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा इस सेक्शन x और इस P2 के बीच में। सो x माइनस a प्लस बी, फाइन। तो ऐसे जो है आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, राइट? सो इट इज सिंपली द algebraic सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस। सी बेसिकली दिस इज सम, लेकिन ये जो माइनस साइन आती है दिस इज pertaining to the how your forces react, ठीक है, आपके फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है उसके बेसिस पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे हैं मोमेंट्स या एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट ये अदरवाइज दिस इज ऑल इन ऑल एन algebraic sum. So that was about bending moment. So now let's understand the sign convention. तो साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट का बहुत आसान है, आपको एक दम ही याद हो जाएगा। तो हम हंसते कब हैं? हम हंसते तब है जब हम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हम हंसते तब हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं। अगेन सॉरी अबाउट माय ड्राइंग। तो हम हंसते तब हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं। तो अगर लोड ऐसे लग रहा है कि आपकी जो बीम है वो सैग हो रही है, सैग होने का मतलब ऐसे हो रही है, ओके, तो दैट टाइम द बेंडिंग मोमेंट विल बी पॉजिटिव, ओके। और अगर ऐसे मोमेंट लग रहा है कि जो आपकी बीम है वो हॉग हो रही है, ठीक है, तो तब जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, आप सैड कब होते हैं? आप सैड तब होते हैं जब आप नेगेटिव होते हैं, राइट? सो सैग दिस हॉगिंग, आई एम सॉरी, हॉगिंग के लिए जो आप याद रखेंगे दैट विल बी नेगेटिव, और सैगिंग के लिए याद रखेंगे बेंडिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। सो दैट इज अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट।
तो इसके साथ हम आते हैं अपने फर्स्ट केस की तरफ, विच इज़ कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड। हम कैंटिलीवर के 3 केसेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और इसका एक पार्ट 2 बना लेते हैं। आई हैड थॉट कि हम जो है इसे आज के आज ही ख़त्म कर लेंगे, बट आई थिंक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा आप अच्छे से हर एक केस को डिटेल में करेंगे, तो इसलिए लेट्स मेक अ पार्ट 2 फॉर इट, ओके, जिसमें हम कल जो है सिंपली सपोर्टेड बीम्स या जो भी बाकी केसेस रहते हैं उनको हम कल वाली क्लास में कवर करते हैं। सो सिर्फ 3 केसेस जो हैं कैंटिलीवर के फॉर नाउ, ओके। So for now the first case is cantilever with a point load at its free end. तो इस पर्टिकुलर केस में जो है हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पर, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं, इसका हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट लोड इज हियर, ओके। तो सबसे पहले शेयर फोर्स निकालने के लिए से हम एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। पॉइंट लोड के केस में शेयर फोर्स निकालना, शेयर फोर्स डायग्राम इट्स पर्टिकुलरली इजी बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा मसला होता नहीं है। अब देखिए एक ही लोड है, ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है आपके राइट साइड पर, ठीक है। देयर इज ओनली सिंगल लोड विच इज़ डब्ल्यू। अब हमने अभी साइन कन्वेंशन में कहा था कि आपके राइट साइड में अगर फोर्स ऐसा है कि आपकी बीम को नीचे बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अगर हमारे राइट साइड में ऐसा है कि बीम जो है नीचे आएगी, तो इन दैट केस व्हाट वुड बी द साइन ऑफ द बेंडिंग दिस, तो इट वुड बी पॉजिटिव। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट, या सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब हमारा एक ही फोर्स है, बस वही इसमें बैलेंस ही क्या करना, ठीक है, एक ही फोर्स है। अगर आप देखिए यहाँ पर जो है डायग्राम, सॉरी यहाँ पर आप डायग्राम पे गलत साइन दिखाई गई है, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, ओके। तो एक ही फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है और जो कि हमारी बीम को जो है, जब मैं इस सेक्शन से देख रही हूँ, इस बीम को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? इसका शेयर फोर्स डायग्राम विल बी W बट इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। बस एक ही अनबैलेंस्ड फोर्स है, चाहे मैं इस सेक्शन को, अब जो इस सेक्शन को है मैं आगे आगे बढ़ाती चली जाऊंगी, ठीक है, जब तक मैं सारी की सारी डिस्टेंस ना कवर कर लूँ। अब सिंपली सपोर्टेड के केस में ये डिफरेंट होता, बट कैंटिलीवर के केस में आपको बस इस एक पर्टिकुलर सेक्शन लेना है और फिर देखना है कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर आपने देखा कि कितना अनबैलेंस फोर्स है, एक ही तो अनबैलेंस फोर्स है, बस उसी को जो है ऑल अलोंग आपको शेयर फोर्स मान के चलना है। सो दिस इज W बट इट इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट अबाउट दिस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, आप इसको प्लीज करेक्ट कीजिए, आप इसे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिवली याद रखेंगे, दिस इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट अबाउट बेंडिंग मोमेंट, अगेन मैंने एक सेक्शन ले लिया और अभी मैंने आपको इतनी जो है महाभारत पढ़ाई इसके लिए ताकि आप कंसेप्चुअली जो है आप बेंडिंग मोमेंट को निकाल सके। तो मैंने कहा किसी सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट है mx, इट इज़ इक्वल टू वॉट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स। अब यहाँ एक ही फोर्स है, अब देखते हैं इसकी वजह से ये हमें डायरेक्शन कैसी लेनी है। इसकी वजह से जो लग रहा है फोर्स दैट इज क्लॉकवाइज, ओके, तो यू विल टेक दैट एज नेगेटिव। सो माइनस टाइम्स W एंड व्हाट इज द लीवर आर्म, इन दिस केस हमने x डिस्टेंस पर लिया है, सो x, ठीक है। जब आपको ये एक इक्वेशन निकालना आ जाता है तो आपकी जो गेम है बेंडिंग मोमेंट की, इट इम्प्रूव्स अ लॉट। बस ये एक इक्वेशन आपको निकालना आ गया, बाकी बस वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब फॉर एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब मेरा x 0 है तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ x 0 है, तो वो पॉइंट B है। अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 दैट इज MB, दैट इज पॉइंट B। आपका बेंडिंग मोमेंट भी जो है माइनस W इंटू 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 0, ओके। एंड अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इसमें वैल्यू, एट x इज इक्वल टू L पूरी डिस्टेंस, ठीक है, सो एट x इक्वल्स टू L दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट A, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, इट विल बी माइनस टाइम्स W इंटू L। अब आप देखिए यहाँ पर कन्वेंशन से भी आपको साइन का पता चल गया। हमने पहले ही केस में मैंने आपसे कहा कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है आप उनको नेगेटिव लेंगे,
बट अगर हम उसको ना देखते हुए अगर हम साइन कन्वेंशन से भी देखें तो इस पर्टिकुलर केस से, इस पर्टिकुलर लोड से सॉरी, बीम पर क्या होगा, कैंटिलीवर बीम पे क्या होगा, अगर आप देखें तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी इस लोड की वजह से। तो कैसा मोमेंट बन रहा है, कैसी हमारी बीम हो रही है, दिस इज हॉगिंग, ठीक है, रोता हुआ। तो रोते हुए का हमने कहा था, हम रोते तब हैं, हम सैड तब होते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है दैट विल बी नेगेटिव। तो जैसे मैंने कहा एम बी पर इट विल बी 0 एंड एम ए पर इट विल बी डब्ल्यू एल, लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये सारा का सारा नेगेटिव है क्योंकि हॉगिंग है, और इसका वैल्यू जो है, जस्ट अ सेकेंड, तो इसका वैल्यू जो है इट इज़ डब्ल्यू एल, और यहाँ पर जो वैल्यू है आप जानते हैं ये 0 है। सो दैट वाज अबाउट इट। बस इसमें क्या याद रखेंगे, तो अब कैंटिलीवर के लिए हम क्या याद रखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो कैंटिलीवर के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम याद रख, तो इसका जो शेयर फोर्स होता है इट इज कांस्टेंट एट ऑल सेक्शंस एंड इज गिवन बाय डब्ल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डब्ल्यू कांस्टेंट रहता है और इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है लीनियरली वेरी करता है फ्रॉम 0 एट वन एंड टू डब्ल्यू एल एट द अदर एंड, ओके, एंड दिस इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। So that was about cantilever with a point load at its free end. मुझे उम्मीद है आपको इसे अब रट के याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ गए होंगे। So with that let's move to the second case, okay? और लेट्स जस्ट कीप इट टिल हियर, ठीक है। इसके बाद इसके अलग अलग केसेस आते हैं। ऑलरेडी वीडियो जो है 36 मिनट्स की बन चुकी है, तो आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे इसके लिए जो है बाकी के केसेस हम सिंपली सपोर्टेड के साथ कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एट मैक्स इट विल बी अगेन 35 मिनट्स ऑफ क्लास, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे एंड कल मिलते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के पार्ट सेकंड के साथ। आपको आज का लेसन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देख रही हूँ कि आप व्यूज़ तो बहुत हैं बट पीपल आर रियली रिलक्टेंट टू कमेंट। आप जब तक लिखेंगे नहीं अपनी क्वेरीज, या इवन फॉर दैट मैटर आप लिखेंगे नहीं कि आपको लेक्चर पसंद ही नहीं आ रहा और लेक्चर में क्या पसंद नहीं आ रहा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू इम्प्रूव, ठीक है। तो अगर आप मेरे वेल विशर हैं एंड इफ़ यू वांट दैट हमारी आगे की क्लासेस जो है दिन ब दिन स्टैंडर्ड अच्छा होता जाए, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिए थोड़ा सा कमेंट करने के लिए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देने के लिए। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ओके। सो टिल टुमारो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लर्निंग और अपना ख्याल रखिए और फोकस बनाए रखिए दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है, ओके। थैंक यू सो मच।